भारतीय रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की धड़कन है। सोचिए, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, हर दिन करोड़ों लोग, लाखों टन सामान, इसे चलाना अपने आप में एक देश चलाने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि इतने विशाल नेटवर्क के फाइनेंस यानी इसके पूरे पैसे कौड़ी के हिसाब किताब को आखिर मैनेज किया कैसे जाता है। चलिए आज इसी जटिल सिस्टम की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये रहा आज का हमारा सफरनामा। सबसे पहले हम रेलवे के वित्तीय इतिहास की पटरी पर चलेंगे, फिर देखेंगे कि इस पैसे को संभालता कौन है। इसके बाद रेलवे के एक एक रुपए की यात्रा को ट्रैक करेंगे। फिर ये भी जानेंगे कि इस सिस्टम में जवाबदेही कौन तय करता है, और आखिर में समझेंगे कि ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं रेलवे की वित्तीय नींव से। आपको शायद लगे कि ये हमेशा से ऐसा ही मुनज़्ज़म रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी अपनी एक अलग कहानी है। कई दशकों तक रेलवे का पैसा और सरकार का आम बजट सब एक ही थाली में था, मिला जुला सा। अब सोचिए, जब हिसाब ही अलग नहीं है तो लंबी प्लानिंग करना या अपने फाइनेंस को ठीक से मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा। और यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। 1923 में एक एक्वार्ड कमेटी बनी जिसने कहा नहीं, रेलवे के फाइनेंस को अलग करना ही होगा, तभी स्थिरता और कुशलता आएगी। फिर 1924 में सेपरेशन कन्वेंशन को अपनाया गया, जिसने रेलवे बजट को आम बजट से ऑफिशियली अलग कर दिया। और आखिरकार 1929 में यह अलगाव पूरी तरह से लागू हुआ, और यहीं से जन्म हुआ इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस यानी IRAS का। तो अब जब रेलवे का खजाना अलग हो गया तो सवाल ये था कि इसकी चाबी किसके पास होगी, इसे संभालेगा कौन। यहीं पर एंट्री होती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट यानी लेखा विभाग की। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भारतीय रेलवे के वित्तीय रीढ़ की हड्डी कहना गलत नहीं होगा। ये वो विभाग है जो पक्का करता है कि पैसे का हर हिसाब किताब बिल्कुल सही और पारदर्शी तरीके से हो। अब इनके काम भी देख लीजिए। नियमों के हिसाब से खाते मेंटेन करना, हर लेन देन की अंदरूनी जांच करना, फाइनेंस पर सलाह देना, पूरा बजट तैयार करना और ये पक्का करना कि हर खर्चा सही और जायज़ हो। मतलब ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं रखते, ये रेलवे के पैसे के असली रखवाले हैं। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। चलिए रेलवे के रुपये के सफ़र को ट्रैक करते हैं कि ये आता कहाँ से है और फिर जाता कहाँ है। तो पैसा आता कहाँ से है? मोटे तौर पर 3 जगह से। पहली, कोचिंग सर्विसेज, यानी हम आप जो यात्री टिकट खरीदते हैं उससे होने वाली कमाई। दूसरी, गुड सर्विसेज, मतलब मालगाड़ियों से जो सामान ढोया जाता है उसका भाड़ा। और तीसरी, छोटी मोटी दूसरी चीज़ों से होने वाली कमाई, जैसे रेलवे की ज़मीन का किराया या विज्ञापनों से आने वाला पैसा। अब एक मज़ेदार बात, ये सारा पैसा जो रेलवे कमाती है वो सीधे खर्च नहीं कर सकती। इसे पहले भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करना होता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरे देश का एक मेन बैंक अकाउंट है जहां सरकार की सारी कमाई इकट्ठी होती है। और इस मेन अकाउंट से पैसा निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, संसद की मंजूरी। जी हाँ, और ये मंजूरी मिलती है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी अनुदान की मांगों के जरिए। ये एक तरह से रेलवे का संसद को ये बताने का तरीका है कि उसे किस काम के लिए कितना पैसा चाहिए। रेलवे के सारे खर्चों को टोटल 16 अलग अलग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में बांटा गया है। जैसे डिमांड 4 का पैसा सिर्फ पटरियों की मरम्मत पर खर्च होगा, तो डिमांड 11 का पैसा सिर्फ कर्मचारियों के कल्याण पर। इस तरह के वर्गीकरण से एक एक रुपए का हिसाब रहता है और पूरी पारदर्शिता बनी रहती है। और बजट को फाइनल करने का ये प्रोसेस कोई एक दिन का काम नहीं है, ये साल भर चलता है। अगस्त में पहली समीक्षा होती है, फिर नवंबर दिसंबर के आसपास दूसरी और फरवरी के आखिर में फाइनल बदलाव किए जाते हैं। तब जाकर 31 मार्च तक फाइनल ग्रांट तय होती है। इतने बड़े फाइनेंशियल सिस्टम में जवाबदेही, ये शब्द सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आखिर कौन है जो ये पक्का करता है कि सिस्टम में सब कुछ ईमानदार और पारदर्शी तरीके से हो रहा है? यहाँ सबसे बड़ा रोल है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG का। हमारा संविधान उन्हें ये पार देता है कि वो केंद्र और राज्यों के हर खाते का ऑडिट कर सके। CAG एक बाहरी प्रहरी की तरह है जिसकी नजर इस बात पर रहती है कि जनता का पैसा सही से खर्च हो रहा है या नहीं। लेकिन CAG की बाहरी जांच से पहले एक अंदरूनी जांच भी होती है, इसे कहते हैं इंटरनल चेक। ये काम रेलवे का अकाउंट्स डिपार्टमेंट खुद करता है। इसका मकसद बड़ा सीधा है, कोई भी पेमेंट करने से पहले ही हर चीज को जांच लो ताकि कोई गलती हो ही ना। ये जवाबदेही की पहली दीवार है।
तो मतलब एक तरह का डबल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। पहला है इंटरनल चेक, जो रेलवे का अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट से पहले करता है ताकि गलतियों को रोका जा सके। और दूसरा है सीएजी का स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो खर्चा होने के बाद होता है, ये देखने के लिए कि सब कुछ कानूनी और नियमों के हिसाब से था या नहीं। चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सब डिपार्टमेंट्स, नियमों और बजट का असल में मतलब क्या है? रोजमर्रा की रेल यात्रा पर इसका क्या असर पड़ता है? असल में ये जो डिमांड नंबर्स हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक्शन में बदलते हैं। डिमांड 4 के तहत जो पैसा मिलता है, उसी से हमारी पटरियां और पुल सुरक्षित रहते हैं। डिमांड 11 से रेलवे कर्मचारियों को स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिलती हैं, और डिमांड 16 से नई लाइनें बिछती हैं, नए आधुनिक कोच आते हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। यानी हर मांग का सीधा असर हमारे सफर और रेलवे के भविष्य पर पड़ता है। तो सोचिए, लगभग 100 साल पुराना एक वित्तीय ढांचा आज भी एक मॉडर्न रेलवे को ताकत दे रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, इसके जो सिद्धांत हैं, फाइनेंस को अलग रखना और दोहरी जवाबदेही, क्या वो आज के दूसरे बड़े सरकारी उद्यमों को मैनेज करने के बारे में हमें कुछ सिखा सकते हैं?